नमस्कार, दिन भर की राजनीतिक खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ साहिन। आज बुलेटिन में बात होगी बिहार में जाति पर छिड़ी जंग की। उपेंद्र कुशवाहा की नई यात्रा की। देखेंगे हरियाणा के दंगल में शैलजा कितनी मजबूत। बात करेंगे यूपी सरकार पर मायावती की हमले की। जानेंगे कंगना और पीएम पर भूपेश बघेल क्यों है खफा। बात होगी हरियाणा की राजनीति में मचे हलचल की और देखेंगे झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता मनोज पांडे ने आरएसएस को चूहे से क्यों कर दी तुलना। और बुलेटिन के अंत में बात होगी बिहार के छात्रों की बंगाल में पिटाई के बाद भड़के गुस्सा पर। तो चलिए करते हैं बुलेटिन का आगाज। बिहार में जाति पर राजनीति गर्मा गई है। हम के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव पर हमला करते हुए उन्हें गडेरिया कह दिया और उनकी शिक्षा पर सवाल उठा दिया। लालू ने जवाब में मांझी को मुसहर कहकर पलटवार किया। वहीं इसके बाद मांझी ने ट्वीट पर गर्व से मुसहर होने का दावा किया और आरोप लगाया कि लालू ने दलित और मुसलमानों के अधिकार का दमन किया है। इस पर तेजस्वी यादव और मीसा भारती ने मांझी की टिप्पणी को तथ्यों के बिना बताया और निशाना साधा। जेडीयू ने बिहार में पुल निर्माण को लेकर नीतीश सरकार की उपलब्धियों का बखान किया। पार्टी प्रवक्ताओं ने बीते दिन प्रेस वार्ता में बताया कि 1975 से 2005 तक केवल 230 पुल बने, जबकि नीतीश सरकार के 19 वर्षों में बिहार राज्य पुल निर्माण निगम ने 1874 पुल बनाए हैं। उन्होंने विपक्ष पर विशेषकर तेजस्वी यादव से सवाल किया कि राजद के शासन में कितने पुल बने। प्रवक्ताओं ने कहा कि तेजस्वी यादव पुलों पर अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। बिहार के बाद अब एलजेपी ने यूपी के 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव लड़ने के संकेत दिए हैं। पार्टी पहले ही 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। इस पहल को लेकर चिराग पासवान ने कौशाम्बी में एक रैली की, जिसमें उन्होंने अपने पार्टी के जनाधार को बढ़ाने की दिशा में कदम उठाया है। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने स्पष्ट किया कि यदि उनकी सरकार बनी तो वे 1 घंटे के भीतर शराबबंदी समाप्त कर देंगे। वहीं विकासशील इंसान पार्टी के नेता मुकेश सहनी ने भी कहा कि यदि उनकी पार्टी सरकार बनाती है तो शराबबंदी की समीक्षा की जाएगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का मकसद पूरा नहीं हुआ है और आज घर घर में शराब की होम डिलीवरी हो रही है। और बिहार में बढ़ते अपराधों को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार को एक बार फिर घेरने की कोशिश की है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर राज्य में घटित 143 आपराधिक घटनाओं की सूची साझा की है। इस सूची में मुजफ्फरपुर, मुंगेर, बेगूसराय, पटना समेत कई जिलों में हुई घटनाएं शामिल है। तेजस्वी यादव ने लिखा कि बिहार में अपराध निरंतर बढ़ रहा है। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा, राम नाम सत्य, सुशासन का है तथ्य और अपराधियों का अर्घ्य। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने अमर शहीद जगदेव प्रसाद की शहादत स्थल अरवल से अपनी बिहार यात्रा की शुरुआत कर दी है। इस अवसर पर उन्होंने शहीद के प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की और राष्ट्रीय लोक मोर्चा सदस्यता महापर्व का दीप प्रज्वलित किया। उपेंद्र कुशवाहा ने इस यात्रा के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए कहा कि वे 2025 के विधानसभा चुनाव में एनडीए की सरकार बनाने के लिए माहौल तैयार कर रहे हैं। उन्होंने विपक्षी दलों पर भी निशाना साधा। शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सांसद संजय राउत को मानहानि मामले में कोर्ट ने दोषी ठहराया है। मुंबई की सिवड़ी कोर्ट ने उन्हें 15 दिनों की कैद और 25,000 रुपए की जुर्माने की सजा सुनाई है। ये मामला बीजेपी नेता किरीट सोमैया की पत्नी मेधा सोमैया द्वारा दायर किया गया था। संजय राउत पर आरोप था कि उन्होंने मेधा सोमैया पर 100 करोड़ रुपए के शौचालय घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया था, जिसे मेधा ने पूरी तरह से खारिज कर दिया। कांग्रेस नेता और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी सांसद कंगना रनौत पर जमकर हमला बोला। भूपेश बघेल ने कहा कि पीएम मोदी का ये दावा कि कांग्रेस कमजोर हो रही है एक भ्रम है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि हरियाणा में बीजेपी के लिए कोई अवसर नहीं बचा है। भूपेश बघेल ने मीडिया से बातचीत में कहा कि जैसे ही स्थिति में सुधार होता है, कंगना रनौत जैसे नेता बयान देकर सब कुछ पीछे ले जाते हैं। चिराग पासवान ने जाति आधारित जनगणना की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि इस प्रक्रिया से समाज के उन वर्गों की वास्तविक आबादी का पता चलेगा जिन्हें और अधिक उत्थान की जरूरत है। उनका मानना है कि इससे सरकार को उन वर्गों के लिए योजनाएं बनाने में मदद मिलेगी। साथ ही चिराग ने आगामी 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के नेतृत्व में राजग की जीत का विश्वास व्यक्त किया है।
अब जान लेते हैं हरियाणा के दंगल में शैलजा कितनी मजबूत है। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक शैलजा हिस्सेदारी को लेकर नाराज थी। उन्हें लग रहा था कि जिस तरह से अभी उनके समर्थकों को इग्नोर किया गया है, उसी तरह सरकार आने पर भी किया जा सकता है। बता दें कि शैलजा सत्ता में एक मजबूत हिस्सेदारी चाहती हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री पद पर भी दावा ठोक रखा है। हालांकि सरकार आने पर भी उनके लिए सीएम बनने की राह जो है आसान नहीं है। वजह भूपेंद्र हुड्डा का मजबूत जनाधार है। कहा जा रहा है कि नाराज शैलजा को कांग्रेस हाईकमान ने सरकार आने पर सही भागीदारी देने का आश्वासन दिया है। इसके बाद शैलजा चुनाव प्रचार करने को लेकर तैयार हो गई हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि ये चुनाव सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस के बीच नहीं, बल्कि हरियाणा के लोगों के समग्र कल्याण के लिए एक लड़ाई है। गडकरी ने पिछले 10 वर्षों में बीजेपी के नेतृत्व में हुए विकास कार्यों का जिक्र करते हुए कहा कि ये सभी संभव हुआ सही सरकार और सही नीतियों के कारण। उन्होंने हरियाणा की जनता से अपील की कि वे इस बार विकास के नाम पर वोट करें। बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने यूपी सरकार पर जमकर जुबानी तीर चलाए। उन्होंने होटल, रेस्तरां और ढाबों पर मालिक या मैनेजर के नाम लिखवाने के आदेश को ध्यान भटकाने वाली राजनीति करार दिया। साथ ही मायावती ने आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में प्रसाद में मिलावट को लेकर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि तिरुपति मंदिर के लड्डू में चर्बी की मिलावट ने देश भर में लोगों को दुखी किया है। धर्म की आड़ में राजनीति के इस घृणित खेल का असली दोषी कौन है, ये सोचने की जरूरत है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन ये उनकी राजनीतिक सक्रियता का अंत नहीं है। गुरुवार को उन्होंने दिल्ली की सड़कों का निरीक्षण किया, ये दिखाते हुए कि वे अभी भी राजधानी के विकास और कामकाज में एक्टिव रूप से जुड़े रहेंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस में मुख्यमंत्री आतिशी और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के साथ मिलकर केजरीवाल ने सड़कों की स्थिति का मुआयना किया। अपने विवादास्पद पोस्ट के कारण चर्चा में रहे ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी को जनता दल यूनाइटेड में राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह निर्णय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार के निर्देश पर लिया गया है। अशोक चौधरी पहले से ही झारखंड के प्रभारी की भूमिका निभा रहे हैं। बता दें, इससे पहले नीतीश कुमार ने श्याम रजक को महासचिव नियुक्त किया था। दोनों नेताओं का संबंध महादलित जातियों से है, जिससे नीतीश कुमार के इस निर्णय को दलित कार्ड के रूप में भी देखा जा रहा है। अब बात कर लेते हैं हरियाणा की राजनीति में हलचल पर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने असंध में आयोजित रैली में केंद्र और प्रदेश की बीजेपी सरकार पर तीखे हमले किए। राहुल गांधी ने कहा कि हरियाणा की सरकार ने राज्य की विकास की राह को रोक दिया है। उन्होंने युवाओं की परेशानी का जिक्र करते हुए कहा कि आज के युवा खेत बेचकर अमेरिका जाने को मजबूर है। बेरोजगारी की स्थिति भी चिंता का विषय है। इसके अलावा उन्होंने ये भी दावा किया कि हरियाणा में अब आम आदमी की सरकार बनने जा रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आरएसएस को लेकर दिए गए बयान ने राजनीतिक हलकों में हड़कंप मचा दिया है। जहां बीजेपी नेताओं ने उनके बयान पर तीखा ऐतराज जताया है, वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता मनोज पांडे ने इसका समर्थन किया है। मनोज पांडे ने आरएसएस के बारे में कहा कि ये समाज को कुतरने का काम करते हैं और पूछा गया कि क्या राष्ट्र निर्माण में उनकी कोई भूमिका है। उन्होंने ये भी कहा कि स्वाधीनता संग्राम में आरएसएस का कोई योगदान नहीं था। पीएम नरेंद्र मोदी ने हरियाणा में कांग्रेस की स्थिति को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में विपक्ष के रूप में कांग्रेस पूरी तरह से विफल रही है। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, कांग्रेस के बड़े दाव का असर जो है कम होता जा रहा है। नमो ऐप के जरिए बीजेपी कार्यकर्ताओं से संवाद करते हुए मोदी ने कांग्रेस की आंतरिक कलह का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के लोग भली भांति जानते हैं। पीएम ने यह भी दावा किया कि हरियाणा में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। आज ओडिशा में केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा का जोरदार स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने उन्हें गले लगाया। भुवनेश्वर में आयोजित भाजपा सदस्यता अभियान में नड्डा ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कांग्रेस को शहरी नक्सलियों का प्रवक्ता करार दे दिया और अनुच्छेद 370 और 3 तलाक जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर उनके विरोधाभासी रुख की भी आलोचना की। संबोधन में नड्डा ने भाजपा की नीतियों और योजनाओं का भी जिक्र किया। बिहार के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में हालात गंभीर बने हुए हैं। ऐसे में गोगरी के विधायक डॉक्टर संजीव कुमार ने खराब मौसम के बावजूद अपने इलाके का दौरा जारी रखा है। वे बाढ़ पीड़ितों से मिलकर उनकी समस्याएं जान रहे थे। विधायक ने भूरिया, कटघरा और मीरगंज जैसे प्रभावित गांव का दौरा किया। वही देर रात एक नाव से लौटते वक्त रामपुर गाँव के पास उनकी नाव एक गड्ढे में फंस गई, जिससे वहाँ हलचल मच गई। लेकिन एसडीआरएफ की टीम ने तत्काल मौके पर पहुंचकर उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया।
जदयू ने अशोक चौधरी को राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किया है। उनकी बेटी और लोजपा रामविलासी सांसद शांभवी चौधरी ने इस अवसर पर विरोधियों पर तीखा प्रहार किया। शांभवी ने सोशल मीडिया पर एक कविता की पंक्ति के जरिए विरोधियों को निशाने पर लिया, जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया कि जो लोग अशोक चौधरी को बाधित करने का प्रयास कर रहे हैं वे वास्तव में असफल हैं। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का शांभवी ने आभार व्यक्त किया है। पश्चिम बंगाल में बिहार मूल के छात्रों को पीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, लेकिन इस मामले पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ममता बनर्जी सरकार को आड़े हाथ लिया है। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि बंगाल में रोहिंग्या मुसलमानों के लिए तो रेड कारपेट बिछाया जाता है, लेकिन बिहार के बच्चों के साथ इस तरह की हिंसा जो है शर्मनाक है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या ये बच्चे इस देश के अंग नहीं हैं। अब जाते जाते एक सवाल छोड़े जाते हैं, इसका जवाब आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके हिसाब से आने वाले विधानसभा चुनाव में बिहार में शराबबंदी चुनावी मुद्दा बन सकता है या नहीं? आज के लिए इतना ही, दीजिए जाने की इजाजत। नमस्कार।